वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं था कुनाल प्रताप सिंह। कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, उनके जनक, उनके पितामह, खोज किसने की थी, और उसके बाद में उसके प्रकार और क्षेत्र देखे थे, व्यष्टि, समष्टि वगैरह इस तरह से। आज हम देखने वाले हैं जो राष्ट्रीय आय है या जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उन सबको। उसमें मेन टॉपिक देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, उन्हीं टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, मेन चीज़ों को। तो राष्ट्रीय आय का देखते हैं डेफिनेशन के तौर पर कि वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंदर सभी घटकों, प्राइवेट तथा सरकारी की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि टॉपिक में इसमें समझ लेते हैं तभी इसके आंसर टिक कर पाएंगे। ये हिस्ट्री नहीं है कि इसकी सन क्या है या ये युद्ध किन किन के बीच में लड़ा, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझना ही पड़ता है इसमें। तो वित्तीय वर्ष क्या होता है? वो वर्ष जिसमें आय, जो भी हिसाब किताब है, जो बैंक वगैरह जो अपना हिसाब किताब रखते हैं, उनका जो वर्ष होता है वो वित्तीय वर्ष होता है, जो कि 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच तक होता है। ये कह लो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। नॉर्मल जो हमारे ईयर होता है वो जनवरी से लेकर दिसंबर में खत्म होता है, पर ये जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो जो भी लेखा जोखा किया जाता है वो 31 मार्च को किए जाते हैं लास्ट, क्योंकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है। टोटल हिसाब किताब 31 मार्च को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो वित्तीय वर्ष बोला मतलब नॉर्मल ईयर नहीं है, वित्तीय वर्ष है। यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा उलझाते हैं। देश की सीमा के अंदर मतलब अपने देश में, ठीक, ये नहीं है कि कोई भारतीय विदेश में पैसा कमा रहा है तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अपने देश में, देश की सीमा के अंदर बात कर रहा है। सभी घटकों मतलब जो भी प्राइवेट है, सरकारी भी है, टोटल जो इनकम है लोगों की, वो राष्ट्रीय आय में नापी जाती है। राष्ट्रीय आय के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं वो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है, वो राष्ट्रीय आय को उसकी गणना करता है हर साल। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। जीवन स्तर को अगर मापते हैं तो वो प्रति व्यक्ति आय में नापते हैं। देश का जो जीवन स्तर है उसको जो नापते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है कि प्रति व्यक्ति की कितनी आय है। पूरे राष्ट्र की आय निकाल देते हैं, पूरे देश की कितनी आय है, और उसमें जो देश की जनसंख्या है उसका भाग कर देते हैं। मान लो बहुत छोटे लेवल पर अगर देश की आय है 5,000 रुपये और देश की जनता है 100 लोग, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर छोटी डिजिट लेके करते हैं। 5,000 पूरे देश की इनकम हुई और देश में रहते हैं 100 लोग, तो प्रति व्यक्ति आय होगी 50 रुपये, मतलब प्रति व्यक्ति 50 रुपये कमा रहा है। इस तरह से निकलता है जो पूरे देश की इनकम है उसमें जो उस देश में जो जनसंख्या है उसका भाग देके प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। ये था जीवन स्तर नापने का। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन स्तर मापने की सर्वोत्तम इकाई कौन सी है, तो प्रति व्यक्ति आय। अब अगर देश की प्रगति नापें, ये जीवन स्तर है, ये प्रगति है, देश की प्रगति, तो देश की प्रगति नापने का जो साधन होता है वो जीडीपी होता है। हालांकि और भी होते हैं, एनएनपी, ठीक, एनएनपी हो गए या फिर जीएनपी वगैरह, पर जीडीपी सबसे बेस्ट माना जाता है। बोलते हैं ना कि देश की जीडीपी इतनी होगी, उस देश की जीडीपी इतनी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, हालांकि इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया देश की प्रगति का मापन। हिंदू विकास दर के भी ऊपर आ जाता, तो हिंदू विकास दर पहले इसको राष्ट्रीय आय जो नापते थे वो हिंदू विकास दर जो थी एक राष्ट्रीय आय के मापने का ही तरीका था। राष्ट्रीय आय को जो मापते थे वो हिंदू विकास दर एक राष्ट्रीय आय मापने का तरीका था। किस पे नापा जाता है? स्थिर कीमत पे। यहां देख लेते हैं, स्थिर कीमत और चालू कीमत, दो तरह की कीमत होती है। चालू कीमत वो होती है जो प्रेजेंट में चल रही है, और स्थिर कीमत जो एक स्थिर होती है। अगर बात करें अभी जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में बहुत सारी दवाइयों के प्राइस, अगर कोई दवाई 5 रुपए की है तो वो दवाई 15 या 20 रुपए तक की हो गई थी, कई गुना महंगी, ठीक है, कोई हिसाब नहीं था। तो अभी मान लो फिलहाल कोरोना चल रहा है, तो ये अभी दवाई के रेट हो गए 15, तो ये होगी चालू कीमत क्योंकि ये चल रही है। और ये जो स्थिर, अगर देखें कि अगर कोरोना खत्म हो गया, अब ठीक 2024 आने वाले है, कोरोना खत्म हो गया, तो अब फिर से वही दवाई 5 रुपए की होगी। तो जो स्थिर कीमत है, जो चली आ रही है, जो एवरेज बनी रहती है, वो होगी स्थिर कीमत। ये मेन रूप से क्या होती है, पिछले वर्ष की जो कीमत होती है वो स्थिर कीमत। जैसे अभी 2023 चले तो 2022 स्थिर कीमत में आ जाएगा। चालू कीमत जो प्रेजेंट में चल या बढ़ रही है, तो इसमें स्थिर कीमत ली जाती है। ये नहीं अभी क्या चल रहा है, अभी हो सकता है परिस्थिति ऐसी होगी तो एकदम रेट हाई हो गए, तो उससे देश की आय का
हिसाब नहीं लगाया जा सकता, स्थिर कीमत ली जाती है। अब है राष्ट्रीय आय की गणना कितने विधि से की जाती है? 3 विधि, उत्पादन विधि, आय गणना विधि और उपभोग विधि। उत्पादन विधि में यह देखा जाता है कि पूरे देश में कितनी वस्तु बनी, कितने रुपए की वस्तु बनी और कितने रुपए की सेवा हुई। जो भी प्रोडक्शन होता है, चाहे कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कोई भी चीज बनती है, वो देखते हैं कितने रुपए की बनी, तो समस्त वस्तु आ गई। सेवा क्या होता है? बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं सेवा के, जैसे बैंकिंग सेक्टर है वो सेवा क्षेत्र में आ जाता है। हम बस में जाते हैं, हम कोई वस्तु तो खरीदते नहीं है, फिर भी कंडक्टर को पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारी सेवा कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सुविधापूर्वक हमें पहुंचा रहा है। तो हमने यहाँ कोई क्रय विक्रय नहीं किया, खरीदा बेचा नहीं, सेवा ली एक तरह से, तो वो हो गया सेवा। तो उसका भी मूल्य होता है, उससे भी इनकम होती है। ये रेलवे है, एयर इंडिया है, बैंकिंग है, इसके अलावा डाक पोस्ट, बहुत सारी चीजें, सारे सेवा क्षेत्र आ जाते हैं। तो सेवा क्षेत्र का जो भी मूल्य हो गया और वस्तुएं जितने रुपए की वस्तु उन सबको अगर उन सबका मूल्य जोड़ लिया जाए तो वो उत्पादन विधि में आ गया। आय गणना में विधि में क्या है? निजी और सार्वजनिक आय, मतलब इनकम देखी जाती है, कितनी इनकम हुई, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक कंपनी वगैरह की हो। उपभोग विधि में यह देखा जाता है कि कितना जो माल है वो उपयोग किया गया है लोगों द्वारा, देश के लोगों द्वारा कितना उपयोग किया गया है और कितना बचा लिया गया है। टोटल कितनी उत्पत्ति हुई है? अगर हम मान लो 1000 रुपये कमाते हैं, उसमें हमने 800 रुपये उपयोग कर लिए और 200 रुपये हमने बचा लिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ टोटल इन दोनों को प्लस कर दो तो वो हमारी इनकम होगी। तो देश की आय, राष्ट्रीय आय कैसे गणना की जाएगी? जितना यूज कर लिया, जितना बचा के रख लिया, वो दोनों प्लस कर दो तो वो राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। किस विधि से? उपभोग विधि से। तो उपभोग और बचत दोनों को प्लस कर दो, 800 जो हमने यूज कर डाले और 200 हमने बचा के रख लिए, तो टोटल 1000 रुपये, इसका मतलब हमारी इनकम हुई होगी। अब है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जो कि देश की प्रगति को नापने का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन से कई क्वेश्चन बनते हैं। वित्तीय वर्ष में देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। वित्तीय वर्ष क्लियर हो चुका है, क्या है? 31 मार्च से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जो अवधि होती है वो वित्तीय वर्ष होती है। देश की सीमा के अंदर मतलब अपनी देश की जो बाउंड्री है उसके अंदर की ही बात हो रही है। विदेश में जो पैसा कमाया उसका नहीं, विदेश में जो पैसा जो भारतीय कमा रहे हैं वो जीडीपी में नहीं काउंट किया जा रहा, केवल देश की सीमा के अंदर ही है। जितनी भी वस्तु या सेवा हो रही है, सेवा हमने अभी समझ लिया, वस्तु जो बन रही है कंपनी वगैरह में, तो उन सब का मूल्य वो जीडीपी के अंतर्गत आता है। हम माने अगर ये हमारा देश है तो यहाँ हमारे देश की भी कंपनियां हैं और विदेशी भी कंपनियां हैं। मान लो कोई अमेरिकन कंपनी है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ कोई भारतीय कंपनी है जैसे टाटा, तो जीडीपी में क्या ये दोनों शामिल की जाएंगी या फिर केवल भारतीय? तो जीडीपी में ये दोनों ही शामिल की जाएंगी। हमारे देश की सीमा के अंदर या तो वो भारतीय कंपनी हो या वो विदेशी कंपनी हो, दोनों ने कितना उत्पादन किया, कितनी कमाई की, वो टोटल जीडीपी में नापा जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है भारतीय प्लस विदेशी, देश की सीमा के अंतर्गत। चाहे वो देखा जाए तो ये जो यूएसए की जो कंपनी है ये पैसा कमा के अपने देश में ले जाएगी, तो ये पैसा हमारा नहीं है, पर जीडीपी में वो भी काउंट किया जाता है। बस में यही देखा जाता है कि देश के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ, चाहे वो किसी का भी हो, हमारा हो या पूरे विश्व में किसी भी कंपनी का हो। अगर हमारे देश में तो वो जीडीपी के अंतर्गत काउंट होगी। अब जीडीपी देखते हैं। जीडीपी एक मार्केट प्राइस पर होती है एमपी, और जीडीपी एक फैक्टर कॉस्ट पर होती है। ठीक है, दो तरह की जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। इनको देखते हैं। जीडीपी एमपी क्या है कि कोई भी वस्तु या सेवा है उसका उत्पादन जो हो रहा है, ठीक, वो उसका मार्केट प्राइस क्या है। अब मान लो कोई भी, जैसे मान लो फ्रिज बना, अब फ्रिज मान लो कंपनी में ये बना 10,000 का और दुकान पे बिका ये 12,000 का फ्रिज, तो 10,000 रुपये जब हम पूरे देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का मूल्य मिलाएंगे तो ये 10,000 लगाएं या ये 12,000 लगाएं, तो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस मतलब जितना मार्केट में बिक रही है, तो मार्केट प्राइस तो ये है। ये तो फैक्टर कॉस्ट है, मतलब जितने की वो बनी। ये हो गया एफसी फैक्टर कॉस्ट और ये हो गया एमपी, जितने रुपए में मार्केट में बिक रही है। अब ये 12,000 रुपये कैसे हुआ? कुछ तो इसमें उसने कमाया कंपनी वाले ने, प्लस इस पर टैक्स भी लगा और गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी भी दी इस पर।
गवर्नमेंट जब सब्सिडी देगी तो ये कम हुआ, तो सब्सिडी जो है वो घटा देती है किसी भी चीज़ की कीमत को। कोई चीज़ बहुत महंगी है, मान लो ईवी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो गवर्नमेंट क्या है, कोई चीज़ अगर 1.5 लाख की तो सब्सिडी करके उसको 1.25 लाख में कर देती है ताकि वो ज़्यादा बिके। तो सब्सिडी क्या होती है, उसके रेट को कम कर देती है और टैक्स उसके रेट को बढ़ा देता है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, विद टैक्स एंड सब्सिडी, मतलब किसी भी वस्तु का प्राइस उसके टैक्स और सब्सिडी सब चीज़ मिला के। तो टैक्स से तो उसका रेट बढ़ जाता है, ये नॉर्मल प्राइस है उसका, जो एक्चुअल कॉस्ट है जो फैक्ट्री में बनकर तैयार हुई है, टैक्स उसकी कीमत को बढ़ा देता है और सब्सिडी उसकी कीमत को घटा देता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हेल्प तौर पे करती है। और फैक्टर कॉस्ट क्या है, विदाउट टैक्स एंड सब्सिडी। अगर टैक्स और सब्सिडी हटा दिया जाए तो जो कंपनी में तैयार होती है वो होगी फैक्टर कॉस्ट। अब यहीं से फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी। फैक्टर कॉस्ट निकालना तो इसको यहीं अकेला छोड़ लो, टैक्स इधर जाएगा तो जब इधर जाएगा तो एमपी से ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस से ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से जीडीपी एफसी का भी फॉर्मूला बन गया। तो पहला वाला फॉर्मूला याद रखना है कि विद टैक्स एंड सब्सिडी, टैक्स से बढ़ जाता है और सब्सिडी जो होती है वो प्राइस को घटा देती है। फाइनल निकल के मार्केट प्राइस आ जाता है कि कितने रुपए की चीज़ बिकी। नॉमिनल जीडीपी क्या है, चालू वर्ष के मूल्य पर। अभी हमने देखा था स्थिर कीमत पर और चालू कीमत। तो अभी जो करंट में जो कीमत चल रही है, चाहे वो ज़्यादा है या कम है, वो कीमत पर हम जीडीपी को नापें तो वो नॉमिनल जीडीपी बोली जाती है। अब बात करते हैं जीएनपी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, जीएनपी। केवल भारतीयों की आय चाहे देश में हो या विदेश में, ठीक है। मेन टॉपिक ये लिखा है क्योंकि फालतू की रामायण या फालतू की जो डेफिनेशन होती है बहुत लंबी चौड़ी, उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ से क्वेश्चन आता है, जो चीज़ें उलझा सकती हैं, उसी चीज़ को सीधा डिस्कस करेंगे। तो जीएनपी में क्या है, केवल भारतीयों की आय। अब मान लो ये भारत की, ये भारत है और ये बाकी दुनिया है इधर। तो भारत में इंडिया की भी कंपनी है, मान लो जैसे टाटा एग्जाम्पल, और अमेरिका की कोई कंपनी है, यूएसए लिख लिया, ठीक है, कोई भी कंपनी हो अमेरिका की। अब भारत के बाहर ये अमेरिका है मान लो, ठीक, यूएसए। यूएसए में यूएसए की भी कंपनियां हैं और इंडिया की भी कंपनियां हैं। तो जीएनपी में क्या क्या शामिल किया जाएगा, चाहे अपने देश में या विदेश में, केवल भारतीयों का पैसा ही जीएनपी में शामिल किया जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, जो अपने देश का पैसा है। ये अमेरिका की जो कंपनियां ये पैसा बाहर ले जाएंगी, तो ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। केवल जो हमारे देश की कंपनियां हैं वही पैसा हमारा है, हमारे राष्ट्र का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ राष्ट्र शब्द आ गया, राष्ट्र का पैसा कौन सा, ये तो घरेलू है, ठीक। यहाँ राष्ट्र मतलब राष्ट्र का पैसा कौन सा है, जो हमारे राष्ट्र की कंपनियां, हमारे देश की कंपनियां हैं। विदेश में अगर इंडिया की कोई कंपनियां है, टाटा, रिलायंस वगैरह, तो वो पैसा भी भारत आएगा, तो इसलिए वो भी पैसा जोड़ा जाएगा। तो चाहे विदेश में हमारे देश की कंपनियां हो या हमारे देश में कंपनियां हो हमारे देश की, तो वो पैसा जीएनपी में काउंट किया जाएगा। मतलब फाइनली जो हमारे राष्ट्र का पैसा हो, हम उसको अपना कह सकें, ठीक, चाहे वो विदेश से कम के आया हो या हमारे देश में कमाया गया हो, वो सारा आ जाता है जीएनपी में। तो इसकी फॉर्मूला क्या बनता है, जीएनपी, जीडीपी हो गया, उसमें विदेश में जो भारतीय आय है, मतलब वो भारतीय जो अमेरिका वगैरह से कमा के लेके आ रहे हैं, वो भी हमारा पैसा है, तो उसको तो जोड़ दिया जाता है। और भारत में जो विदेशी कमा के ले जा रहे हैं, भारत में विदेशियों की आय, उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये पैसा हमारा तो नहीं है, भारत में विदेशी कंपनियां जो है कमा के ले जा रही हैं, तो इससे हमारा कोई मतलब, ये माइनस हो जाएगा। पर विदेश में जो भारतीय जो पैसा कमा के लेके आ रहे हैं वो हमारा है, तो जीडीपी में वो पैसा जोड़ दिया जाता है भारतीयों का, और जो विदेशी कंपनी ले जा रही है भारत से, उसको माइनस कर दिया जाता है। अब संतुलित अर्थव्यवस्था देखते हैं, इसमें क्या है, अगर हम किसी देश से जितने रुपए का सामान बेच रहे हैं मतलब निर्यात कर रहे हैं, और जितने रुपए का सामान उससे खरीद रहे हैं मतलब आयात कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं। मान लो कि 500 रुपये का सामान उससे हमने लिया, बदले में 500 का बेच भी दिया, तो आयात और निर्यात दोनों बराबर हो गए, तो ये बोली जाएगी कि अर्थव्यवस्था संतुलित चल रही है। इसी तरह से विदेशी लोग जो भारत में कमा रहे हैं, मान लो जो विदेशी लोग हैं भारत में कमा रहे हैं 1000 रुपये, चाइनीज़ कंपनियां भारत में सामान बेच रही हैं और 1000 रुपये कमा के ले जा रही हैं, और विदेश में मतलब चाइना में कुछ भारत की कंपनियां भी होंगी, वो चाइना से कमा के लेके आ रही हैं 1000 रुपये। अगर दोनों ही बराबर हैं,
विदेशी कंपनियां जो भारत में कमा रही हैं और भारत में जो विदेशी कंपनियां कमा रही हैं वो दोनों ही बराबर हैं, तो वो भी संतुलित अर्थव्यवस्था बोली जाएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कब अर्थव्यवस्था संतुलित मानी जाएगी, तो आयात निर्यात का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अब है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। तो एनएनपी एक तरह से जीएनपी ही होती है, ठीक। लेकिन जीएनपी में हमने एक तरह से सारा काउंट कर लिया, क्या भारत का पैसा है, क्या विदेशियों का है, सब कुछ काउंट कर लिया। लेकिन अपने देश का भी पैसा है, कंपनियां काम करें तो कंपनी में भी तो घिसावट हो रही है, मशीनों की मरम्मत होती है, उसमें भी बहुत सारा पैसा जाता है। टूट फूट होती है, मशीन लेके आए 5 करोड़ की, 2 साल 3 साल चली, उसके बाद मशीन बेकार होगी, तो वो पैसा लॉस होता है। तो कोई भी घिसावट है, टूट फूट, मकान वगैरह होती है उसकी भी घिसावट होती है कंपनी का, ठीक। तो मशीन वगैरह, कोई भी पुर्जे वगैरह होते हैं, फर्नीचर होता है, तो वो सारा जो नुकसान होता है उस सबको घटा के जो फाइनल बचता है वो होता है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर ये बोलता है कि किसी राष्ट्र की सबसे शुद्ध आय कौन सी होती है, अगर ये सारे ऑप्शन दिए होते हैं तो उस टाइम में ये एनएनपी करना है, क्योंकि इसमें एक एक रुपये का हिसाब किया जाता है कि घिसावट टूट फूट वगैरह क्या है। तो देश की सबसे शुद्ध आय जो नापते हैं वो सबसे शुद्ध आय एनएनपी है। बाकी और क्वेश्चन ये आता है कि देश की जो आय जो नापा जाता है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है, तो जीडीपी कर सकते हैं। जीडीपी में ही नापा जाता है कि इतने ट्रिलियन की जीडीपी होगी, इतने ट्रिलियन की होगी, इस तरह से। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मैंने कंप्लीट करा चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, फोल्डर, वहाँ से आप जाके एक तरफ से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पे नंबर पड़े हुए हैं ताकि एक क्रम से नोट्स बना सकें। धन्यवाद।